स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संधि। संधि समझाने से पहले उसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। तो संधि की परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें दो वर्णों के जो मेल होते हैं, इसमें दो स्वर भी हो सकते हैं, दो व्यंजन भी हो सकते हैं। स्वर जो होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, ह और ऋषि। और व्यंजन जो होते हैं क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, श, त्र, ज्ञ। तो ये जो होते हैं स्वर और व्यंजन इस तरह से होते हैं। स्वरों का उपयोग जो है मात्रा के रूप में किया जाता है। तो संधि में संभवतः दो स्वर भी हो सकते हैं या दो व्यंजन, लेकिन इसमें जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं स्वरों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम जिस तरह से का इस्तेमाल करते हैं, तो क, ख, ग, घ, इंग, इस तरह से किसी भी व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अ सुनाई देता है, क आ सुनाई देता है, इसमें ख, इसमें भी आ। तो इसमें स्पष्ट है कि जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर आधारित होते हैं। और यदि वर्णों का विच्छेद किया जाता है तो कमल, तो इसमें यदि हम कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ, फिर म के नीचे हलन प्लस अ, फिर ल के नीचे हलन प्लस अ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी ये व्यंजन होते हैं इनके पूरा करने में स्वरों का योगदान होता है, और अगर हम इनको स्वरों के साथ अलग करेंगे तो ये अपने आप में अधूरे होते हैं। अब दूसरे अर्थ में अगर हम संधि की परिभाषा दें तो इसका सामान्य अर्थ होता है मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से किसी तीसरे शब्द की रचना जो होती है उसे संधि कहते हैं। और भी सरल शब्दों में अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो इस तरह से होगा, दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेल या समझौता। संधि को इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से कंप्रोमाइज़ भी बोला जाता है, तो इसी तरह से दो वर्णों या स्वरों का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर संधि अवश्य होती है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अब संधि विच्छेद जो होता है, जो दो शब्दों के बीच में जो मेल की प्रक्रिया है वो संधि कहलाती है, और इन दो शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह विच्छेद कहलाती है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना संधि विच्छेद है। जैसे हिम धन आलय। अब हिम धन आलय अगर इसको पूरा संधि करके लिखेंगे तो होगा हिमालय, और यह संधि कहलाती है। और इसको हिम धन आलय जो अलग किया है तो यह संधि विच्छेद कहलाती है। अत्यधिक, अति धन अधिक, यह संधि विच्छेद कहलाती है। सामान्य तौर पर जो संधि होती है इस तरह से कर सकते हैं, यथा धन उचित, यथोचित। और भी इसमें हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं तो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके पश्चात होते हैं संधि के भेद। तो वर्णों के आधार पर संधि के जो होते हैं तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, फिर तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होती है, हिंदी में 5 प्रकार की संधियां जो है स्वर संधि को विभाजित करती हैं। उसको हम आगे आपको बताते हैं। पहले हम ये समझ लें कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा उसके रूप के परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया शुरुआत में कि जो अ, ई, इस तरह से जो 13 स्वर होते हैं इन्हें मात्राओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर इन दो स्वरों का मिलन होता है वहाँ स्वर संधि होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे विद्या धन अर्थी। अब विद्या में आ की मात्रा आ रही है और धन अ। इसमें जो पहला पद है यानी प्रथम पद है वो विद्या है, और विद्या का जो प्रथम पद का अंतिम जो स्वर आ रहा है आ, और द्वितीय पद जो होता है अर्थी इसमें लिखा है तो अर्थी का जो है प्रथम पद अ है। तो ये दो स्वर जहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा विद्यार्थी के रूप में।
अब आता है संधि के भेद। तो संधि में मुख्य रूप से हिंदी में 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें एक पूर्व रूप संधि जो है वो 6वां प्रकार का संस्कृत में भी पढ़ाया जाता है और उसका हिंदी में भी उपयोग होता है। तो मुख्य रूप से 5 होते हैं सामान्य हिंदी में जो पढ़ाए जाते हैं, और विशिष्ट हिंदी में जो पढ़ाया जाता है तब स्वर संधि के जो भेद होते हैं 6 पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें संधि के भेद जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी में स्वरों की संख्या जो मुख्य रूप से 11 होती है, और इसमें अम और अहा इन 2 को भी अगर मिलाया जाए तो 13 होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें अभी संधि के अनुसार तो इसमें मुख्य रूप से हम 11 स्वरों की पहले बात करेंगे। तो 11 जो स्वर होते हैं इसमें पहले होते हैं मूल स्वर, यानी मुख्य जो स्वर होते हैं मूल। तो ये होते हैं अ, ई, उ और ऋषि। इसके बाद होते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर होते हैं 3, इसमें आ, ई और उ, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। फिर इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर वे होते हैं जो 2 स्वरों के मिलने से तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इसमें ये होते हैं 4। तो इसमें ए, आई, ओ, औ। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात अब हम आपको बताएंगे संधि के जो 5 भेद मुख्य रूप से। इसके पश्चात हम आपको 6वां जो है पूर्व रूप संधि, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी अवश्य देंगे। तो इसमें पहला है दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो होती है वो इस तरह से होती है जब 2 सवर्ण यानी ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं इसको, मूल स्वर जो अभी हमने आपको बताया, मूल स्वर जो होते हैं 4। तो जब 2 सवर्ण यानी एक जैसे स्वर और वो भी मूल हो तो इनका जब मिलन होता है तो वहाँ पर दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, और ये इसमें नया जो स्वर निकल कर आता है वो दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इसके जो नियम होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ जब होते हैं तो इसमें इस तरह से होंगे अ, आ, ई, उ और ऋषि। इसके बाद वे ही ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ, ई, उ और ऋषि हो जाते हैं। अब इसको इस तरह से और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अत्र धन अभाव, यानी अत्र, यहाँ पर अत्र जब त्र बोल रहे हैं तो इसमें अ जो सुनाई दे रहा है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो त्र, तो इसमें अ सुनाई देता है, और इसमें अभाव तो दोनों ही अ मिल रहे हैं, अ धन अ। तो इसको इस तरह से करेंगे अत्राभाव। फिर इसके पश्चात आता है कोण धन अर्क। तो कोण जो है इसमें भी अ सुनाई दे रहा है, और अर्क इसमें भी अ सुनाई दे रहा है। तो ये अ धन आ मिलकर के आ हो गए हैं, तो कोणार्क। हमने आपको यहाँ पर समझाया भी है, अ धन आ होगा, और आ धन अ ये भी आ होगा। दीर्घ स्वर संधि में अगर पहले अ है और उसके बाद बड़ा आ दिया हुआ है तो तब भी आ बनेगा, और अगर पहले आ दिया है और उसके बाद में अ दिया है तब भी वो आ ही बनेगा। अब दूसरा उदाहरण इसमें और समझा दें, विद्या धन आलय। तो विद्या में आ की मात्रा वाला बड़ा आ रहा है, और उसके बाद आलय में भी बड़ा आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर आ का ही निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर होगा विद्यालय। अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में इस तरह से है, अ के साथ ई और ई का मेल होने पर ए बनता है, और उ का मेल होने पर ओ, तथा ऋषि का मेल होने पर अर हो जाने का नाम ही गुण स्वर संधि है। इसके 3 नियम हैं जो हमने आपको इसमें बताए। हम इसको और अच्छी तरह से अगर बताएं तो इस तरह से होगा, जब मूल स्वर अ या दीर्घ स्वर आ किसी भिन्न मूल स्वर ई या उ अथवा ऋषि से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। यानी असमान स्वरों का जब मिलन होता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है, और ये 3 प्रकार से होता है। असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब ये होता है कि जो समान स्वर होते हैं अ और आ दोनों समान स्वर है, ई और ई समान स्वर है, उ और उ ये भी समान स्वर है। लेकिन जब अ का मेल ई से होगा
तब वो असमान स्वर कहलाएगा, क्योंकि आ जो है आ के अपने जोड़ीदार आ के साथ ना मिलकर ई के साथ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए हो जाता है। यानी अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और यदि अ और आ के आगे उ या ऊ आ जाए तो ये दोनों मिलकर ओ बनते हैं, और यदि अ और आ के साथ उसके आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से और अर यानी ये राखी रेप ऊपर आएगी। इसको हम आपको अभी समझाएंगे किस तरह से अर बनता है। इसके बाद उदाहरण अगर हम आपको बताएं तो अ और आ का इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। शैल प्लस इंद्र, तो इस शैल में ल में अ आया हुआ है और उसके बाद ई आया है, शैल धन इंद्र, तो अ और ई के मेल से शैलेंद्र यानी ए की मात्रा बनेगी। जिस तरह से देव धन इंद्र देवेंद्र, और देव धन ईश, देव में व में आ सुनाई दे रहा है। जैसे हमने अभी आपको स्वर समझाया था कि सारे जो व्यंजन होते हैं वो स्वर पर आधारित होते हैं, तो ये जो व्यंजन है व, तो जब हम व का प्रोनाउंस करेंगे तब हमें आ सुनाई देता है, तो आ के साथ ई बनेगा, तो ये दोनों मिलकर देवेश यानी एक की मात्रा का यहाँ पर निर्माण करेंगे। महाधन इंद्र, महा में आ की मात्रा है, धन ई छोटी दिया हुआ है, तो आ और ई मिलकर यहाँ पर ए की मात्रा बना रहे हैं, तो महेंद्र। इसी तरह से अधन उ, तो अधन उ जब हो रहा है तो आ के साथ असमान स्वर उ मिल रहा है, तो अ और उ मिलकर यहाँ पर ओ का निर्माण करेंगे, तो चंद्र धन उदय यानी चंद्र में द्र में अ की मात्रा है और उदय उ की मात्रा है, तो अ और उ मिलकर यहाँ पर ओ का निर्माण करेंगे, तो इसको लिखेंगे चंद्रोदय। इसी तरह से अधन उ, जब बड़ा उ आएगा तब भी ओ का यहाँ पर निर्माण होगा, तो समुद्र धन उर्मी, तो यहाँ पर ओ के मात्रा का यहाँ पर निर्माण होगा, तो इसको संधि करके लिखेंगे समुद्रोर्मी। इसके बाद होता है अधन ऋषि, तो अधन ऋषि और का निर्माण करते हैं, जैसा हमने आपको बताया था अभी तीसरा नियम जो इसका होता है। तो देव धन ऋषि, तो देव में अ की मात्रा आ रही है, धन ऋषि, तो ये ऋषि है, तो देव प्लस ऋषि मिलकर देवर्षि। जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो देवर व र शी, तो अर सुनाई दे रहा है, इसमें राखी रेप बनेगी, तो देवर्षि। इसी तरह से आधन ऋषि अर बनेगा, तो महाधन ऋषि महर्षि। इसके बाद आती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में जब मूल स्वर अ या दीर्घ स्वर आ किसी संयुक्त ह्रस्व स्वर, संयुक्त हमने आपको बताया था ए और ऐ, तो ये इनके साथ मिलकर या फिर दीर्घ स्वर से मिलकर जब विकार उत्पन्न करते हैं तब वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। और ये विकार जो होते हैं दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। जो इसमें पहला दिया हुआ है अ या आ के बाद ए या ऐ आए, तो ये दोनों मिलकर ऐ की मात्रा बनाते हैं ना, ए एडी का लिखकर ऊपर मात्रा बनाएंगे, जैसे हमने आपको इसमें बताया है पहले उसमें। और दूसरा इसका नियम होता है अ या आ के बाद ओ या औ अगर आए तो ये दोनों मिलकर औ की मात्रा का निर्माण करते हैं। जिस तरह से उदाहरण अगर हम आपको दें तो 1 + 1, तो 1 + 1, क में अ सुनाई दे रहा है, धन 1, तो यहाँ पर ए एडी का पहले आ रहा है यानी ए की मात्रा आ रही है, तो अ और ए मिलकर आई की मात्रा बनाएंगे, तो इसको जब हम संधि करके लिखेंगे तो 1 का 1। और उसके बाद सदा धन एव, तो सदा में आ की मात्रा आ रही है और धन एव यानी आ के साथ ए का मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी मात्रा जो होगी आए, तो इसको लिखेंगे सदैव। इसी तरह से हमने आपको ओ का उदाहरण दिया है और औ का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर।